एक शानदार पार्टी, चमचमाते गिलास, महंगे कपड़े और एक मौत जो किसी जश्न का हिस्सा नहीं थी। वो सब वहाँ थे, दोस्त, परिवार और शायद हत्यारा भी। लेकिन क्या मौत वाकई आत्महत्या थी या बड़ी ही चालाकी से की गई हत्या? ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसे जहर की जो नज़र नहीं आता लेकिन जान ले लेता है। हेलो एवरीवन, अगाथा क्रिस्टी की लिखी इस सस्पेंस भरी रहस्य कथा में आपका स्वागत है। स्पार्कलिंग साइनाइड। आइए परत दर परत खोलते हैं उस राज को जो सिर्फ एक गिलास ने छिपा रखा था। आयरिस मार्ले अपनी बहन रोजमेरी के बारे में सोच रही थी। तकरीबन 1 साल से वह रोजमेरी के ख्यालों को जानबूझकर परे धकेलती रही थी। वो चाहती ही नहीं थी याद करना। बहुत तकलीफदेह था वह सब, बहुत भयानक। साइनाइड से नीला पड़ा चेहरा, ऐठी हुई उंगलियां कुछ पकड़ने की कोशिश करती हुई। उस रोजमेरी और एक दिन पहले वाली जिंदा दिल खूबसूरत रोजमेरी में कितना अंतर था। शायद सही मायने में जिंदा दिल तो नहीं, उसे फ्लू हो गया था। वो उदास थी, कमज़ोर भी। तहकीकात के समय जो सब उभर कर सामने आया, आयरिस ने ही उस पर जोर डाला था। वह सब रोजमेरी की खुदकुशी पर रोशनी डालता था या नहीं। एक बार तहकीकात खत्म हो गई तो आयरिस ने पूरी बात को दिल से निकाल देना चाहा। याद करने का फ़ायदा भी क्या? सब कुछ भूल जाओ, वो सारा भयानक हादसा भूल जाओ। लेकिन उसे एहसास हुआ अब याद करना होगा, अतीत के बारे में सोचना होगा। ध्यान से हर एक छोटी मोटी महत्वहीन लगने वाली घटना भी याद करनी होगी। पिछली रात जॉर्ज के साथ हुई असाधारण बातचीत ने याद करना ज़रूरी कर दिया। सब कुछ कितना अचानक था, कितना डरावना। जहाँ रुको, क्या वाकई ही सब कुछ इतना अकस्मात था? क्या पहले से ही संकेत नहीं थे? जॉर्ज का खोया खोया रहना, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें, उसका अजीबपन, यही एक शब्द हो सकता है। वह सब उस एक लम्हे तक ले गया जब जॉर्ज ने उसे स्टडी में बुलाया और मेज़ की दराज में से चिट्ठियां निकाली। अब कुछ नहीं हो सकता। अब याद करने के लिए रोजमेरी के बारे में सोचना ही होगा। रोजमेरी, उसकी बहन। आयरिस को अचानक एक धक्का लगा इस एहसास से कि जीवन में ये पहली बार था कि वह रोजमेरी के बारे में सोच रही थी। यानी पहली बार तटस्थता से एक व्यक्ति के रूप में उसके बारे में सोच रही थी। उसने हमेशा बिना उसके बारे में सोचे ही रोजमेरी को स्वीकार किया था। आप अपनी माँ के बारे में सोचते नहीं, न ही अपने पिता या बहन या आंटी के बारे में। वे सब होते हैं इन रिश्तों में बंधे, बिना किसी सवाल के। आप उन्हें लोग समझकर उनके बारे में नहीं सोचते। आप खुद से इतना भी नहीं पूछते कि वे कैसे लोग हैं। रोजमेरी कैसी थी? अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पर बहुत कुछ निर्भर कर सकता है। आयरिस अपने मन को पीछे की ओर ले गई जब वह और रोजमेरी बच्चे थे। रोजमेरी 6 वर्ष बड़ी थी। अतीत की झलकियाँ दिखाई दी, छोटे छोटे मंजर, छोटी छोटी घटनाएं। वह खुद एक छोटी सी बच्ची, दूध और डबल रोटी खाती हुई, और रोजमेरी शानदार 2 चुटिया बनाए एक मेज़ पर पढ़ाई करती हुई। गर्मियों के एक मौसम में समुंदर का किनारा। आयरिस को रोजमेरी से ईर्ष्या थी क्योंकि वो बड़ी थी और तैर सकती थी। रोजमेरी का बोर्डिंग स्कूल जाना, छुट्टियों में घर आना, फिर उसका खुद स्कूल जाना, और रोजमेरी का पेरिस में एक खास स्कूल में परिष्कृत होना। स्कूली लड़की रोजमेरी, बेढंगी टांगे ही टांगे और बाहें ही बाहें। परिष्कृत रोजमेरी का पेरिस से वापस आना, एक नहीं घबरा देने वाली शिष्टता लिए, मुलायम आवाज़, शालीन लहराता हुआ बदन, सुनहरे बाल और स्याह कोरों वाली मोटी मोटी गहरी नीली आंखें। बेचैन कर देने वाली खूबसूरत लड़की, जवान, किसी और ही दुनिया में। उसके बाद से दोनों एक दूसरे से कम ही मिलती। 6 वर्ष का अंतर बहुत बड़ा हो गया था। आयरिस अभी स्कूल में ही थी और रोजमेरी पार्टियों के मौसम में झूम रही थी। जब आयरिस लौटकर घर आ गई तब भी यह अंतर बना रहा।
रोज़मेरी की ज़िंदगी थी सुबह देर तक बिस्तर में रहना, फिर अपने ही जैसी अन्य लड़कियों के साथ लंच और सप्ताह में अधिकतर शामों में नृत्य। आइरिस मैडम के साथ पढ़ने के कमरे में रहती, बगीचे में घूमने जाती, 9 बजे रात का खाना खाती और 10 बजे सोने चली जाती। दोनों बहनों के बीच सीमित सी बोलचाल होती, जैसे आइरिस, फ़ोन करके मेरे लिए टैक्सी बुला दो, नहीं तो मुझे बेहद देर हो जाएगी। या मुझे वो नया फ्रॉक पसंद नहीं, रोज़मेरी तुम पर जचता नहीं, बेकार का तामझाम। फिर हुई रोज़मेरी की सगाई जॉर्ज बार्टन के साथ। उत्तेजना, खरीद फरोख्त, ढेरों पार्सल, दुल्हन की सहेलियों के कपड़े लत्ते। शादी, रोज़मेरी के पीछे पीछे चर्च के गलियारों में चलना, खुसुर पुसुर सुनना, कितनी सुंदर दुल्हन है। रोज़मेरी ने जॉर्ज से शादी क्यों की थी? उस वक्त भी आयरिस कुछ हैरान सी थी। कितने ही आकर्षक नौजवान रोज़मेरी को फ़ोन करते थे, उसे बाहर ले जाते थे, तब जॉर्ज बार्टन का ही चुनाव क्यों? उससे 15 साल बड़ा, रहमदिल, अच्छा लेकिन नीरस। जॉर्ज काफ़ी अमीर था, मगर पैसा कारण नहीं था। रोज़मेरी के पास अपनी दौलत थी, बहुत सी दौलत, अंकल पॉल की दौलत। आइरिस ने सावधानी से अपना मन टटोला, ये जानने के लिए कि उसे अब कितना पता था और उस वक्त कितना पता था। उदाहरण के लिए अंकल पॉल, वो हमेशा से जानती थी कि वह हकीकत में अंकल थे ही नहीं। बिना कभी बताए जाने के भी उसे कुछ बातें पता थी। पॉल बेनेट को उनकी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन माँ ने किसी दूसरे और कम पैसे वाले पुरुष को चाहा। पॉल बेनेट ने अपने इस हार को बहुत रुमानी अंदाज में लिया। वह परिवार का मित्र बना रहा और निष्काम प्रेम का रवैया अपना लिया। वह अंकल पॉल बन गया, परिवार के पहले बच्चे रोज़मेरी का गॉडफादर बन गया। जब उसका देहांत हुआ तो मालूम हुआ कि उसने अपनी सारी धन दौलत रोज़मेरी के नाम कर दी थी, जो उस समय 13 वर्ष की थी। अपनी खूबसूरती के साथ साथ रोज़मेरी पॉल की उत्तराधिकारी भी थी। फिर भी उसने उस नीरस जॉर्ज से शादी कर ली। क्यों? आइरिस को तब भी ताज्जुब हुआ था, उसे अब भी ताज्जुब था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि रोज़मेरी को कभी भी उस आदमी से प्यार था, मगर वह उसके साथ काफ़ी खुश लगती थी और उसे पसंद भी करती थी, यकीनन पसंद करती थी। आइरिस को यह समझने के लिए कई मौके मिले थे, क्योंकि उनकी शादी के 1 साल बाद ही उनकी माँ सुंदर नाजुक पॉयला की मृत्यु हो गई थी और 17 वर्ष की आइरिस रोज़मेरी बार्टन के और उसके पति के साथ रहने आ गई थी। एक 17 साल की लड़की आइरिस अपनी ही छवि के बारे में विचारने लगी। उस समय वह कैसी थी, क्या महसूस करती थी, क्या सोचती थी, क्या देखती थी? वह इस नतीजे पर पहुंची कि छोटी आयु की आइरिस मार्ले का विकास धीरे धीरे हो रहा था। लापरवाह, हर चीज़ को जैसे कि तैसे मान लेती थी। उदाहरण के लिए, क्या उसने कभी अपनी माँ का शुरू में रोज़मेरी में ही तल्लीन रहने का बुरा माना? कुल मिलाकर नहीं। उसने बिना किसी हिचक के मान लिया था कि रोज़मेरी खास थी। रोज़मेरी घर से बाहर थी, जाहिर था कि जितनी भी उसकी सेहत इजाज़त दे, माँ अपनी बड़ी बेटी के बारे में ही सोचती। ये कुदरती ही था। किसी दिन आइरिस की बारी भी आएगी। वॉयला मार्ले कुछ अलग थलग ही रहने वाली माँ थी, अधिकतर अपनी ही सेहत को लेकर फिक्रमंद, बच्चों को नर्स, गवर्नेंस और स्कूल को सौंप कर। लेकिन जब भी वह कुछ पलों के लिए उसके सामने पड़ती तो उसका व्यवहार बहुत मोहक होता। आइरिस 5 वर्ष की थी जब हेक्टर मार्ले का देहांत हो गया। ये बात कि वह बहुत ज़्यादा पीता था इस तरह उसके अंदर तक व्याप्त हो गई थी कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह उस तक पहुंची कैसे थी। 17 वर्ष की आइरिस मार्ले को जिंदगी जैसे भी मिली, उसने उसे वैसे स्वीकार कर लिया। उसने अपनी माँ की मृत्यु पर शोक मनाया, काले कपड़े पहने और एल्वेस्टन स्क्वायर में अपनी बहन और उसके पति के साथ रहने चली गई। कभी कभी वह घर बहुत उबाऊ हो जाता था। आइरिस अगले वर्ष तक औपचारिक रूप से सोसाइटी में नहीं आने वाली थी। इस बीच वह हफ्ते में 3 बार फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखती और साथ ही गृह विज्ञान भी सीखने लगी। ऐसे पल भी होते थे जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता और बात करने को भी कोई नहीं। जॉर्ज अच्छा था, स्नेह करने वाला और भाई जैसा। उसका व्यवहार कभी नहीं बदला, वह अभी भी वैसा था।
और रोज़मेरी? आयरिस रोज़मेरी को कम ही देखती। वो काफ़ी समय बाहर रहती। दर्जी, कॉकटेल पार्टियाँ, ताश के पत्ते। अगर सोचे तो वह सच में रोज़मेरी के बारे में कितना जानती थी, उसकी रुचियों, उसकी आशाओं और उसकी आकांक्षाओं के बारे में। कितनी डरावनी बात है कि किसी के साथ एक ही घर में रहने के बाद भी आप उसके बारे में कितना कम जानते हैं। बहनों के बीच में बहुत कम नज़दीकियाँ रही थी, लेकिन अब उसे सोचना होगा, याद करना होगा। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बेशक रोज़मेरी काफ़ी खुश लगती थी। उस दिन तक, ऐसा होने से एक हफ्ता पहले, आयरिस वह दिन कभी नहीं भूल सकेगी। साफ दिख रहा था, छोटी से छोटी बात, एक एक शब्द, लकड़ी का चमकता हुआ मेज़, पीछे को धकेली गई कुर्सी, जल्दी में की गई विशिष्ट लिखावट। आयरिस ने आंखें बंद करके उस दृश्य को उभरने दिया। उसका रोज़मेरी की बैठक में प्रवेश, अचानक रुक जाना, जो भी देखा उसने उसे कितना चौंका दिया था। रोज़मेरी मेज़ के पास बैठी थी। उसका सिर उसकी फैली हुई बाहों पर टिका हुआ था। वह खुलकर सिसकती हुई रो रही थी। आयरिस ने पहले कभी रोज़मेरी को रोते हुए नहीं देखा था। इतने ज़्यादा दुख भरे रोने ने उसे डरा दिया। सही था कि रोज़मेरी को बहुत बुरा फ्लू हो गया था। वो 1-2 दिन पहले ही ठीक हुई थी और सब जानते हैं कि फ्लू आपको उदास कर देता है। मगर फिर भी आयरिस चिल्लाई थी, बच्चों की सी डरी हुई आवाज़ में, ओह रोज़मेरी, क्या हुआ? रोज़मेरी सीधी होकर बैठ गई। बिगड़ गए चेहरे से बाल पीछे को हटाए। उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की। झटपट बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे इस तरह मत देखो। वह उठकर अपनी बहन के पास से गुजरती हुई कमरे से बाहर भाग गई। हैरान परेशान आयरिस कमरे के भीतर आगे तक चली गई। अचरज से भरी उसकी आंखें लिखने की मेज़ पर चली गई और अपनी बहन की लिखावट में अपना नाम देखा। तो क्या रोज़मेरी उसको खत लिख रही थी? वह और नज़दीक चली गई। नीले कागज़ पर फैली हुई विशिष्ट लिखावट को देखा। कलम पकड़ने वाली की हड़बड़ी और खिन्नता के कारण हमेशा से भी ज़्यादा फैली हुई। प्रिय आयरिस, वसीयत बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा पैसा हर हालत में तुम्हें ही मिलने वाला है। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ खास चीज़ें कुछ खास लोगों को दी जाए। जॉर्ज को वो आभूषण जो उसने मुझे दिए, और इनेबल की वो छोटी सी संदूकची भी जो हमने सगाई होने पर एक साथ खरीदी थी। ग्लोरिया को मेरा प्लैटिनम का सिगरेट केस, मेसी को चीनी मिट्टी से बना घोड़ा जो उसे हमेशा से पसंद है। यहाँ पर उतावली में घसीट कर लिखने के बाद लिखना बंद हो गया, क्योंकि रोज़मेरी ने बेकाबू होकर रोने के कारण कलम को फेंक दिया था। आयरिस पत्थर सी हो गई। इसका क्या मतलब था? रोज़मेरी मरने वाली तो नहीं थी ना? वो इन्फ्लुएंजा के कारण बहुत बीमार रही थी, मगर अब तो वो ठीक थी। वैसे भी लोग फ्लू से नहीं मरते, कभी कभी मरते भी है, लेकिन रोज़मेरी नहीं मरी थी। अब वो बहुत ठीक थी, केवल थोड़ी कमज़ोर। रोज़मेरी ने दोबारा पढ़ा और इस बार एक वाक्य साफ दिखाई दे रहा था, चौंकाता हुआ, मेरा पैसा हर हालत में तुम्हें ही मिलने वाला है। ये पहली सूचना थी जो उसे पॉल बेनेट की वसीयत की शर्तों के बारे में मिली थी। वो बचपन से ही जानती थी कि रोज़मेरी को अंकल पॉल का धन मिला था, कि रोज़मेरी अमीर थी, कि उसके मुकाबले में वो खुद गरीब थी। लेकिन इससे पहले उसने कभी ये नहीं सोचा था कि रोज़मेरी की मृत्यु के बाद उस धन का क्या होगा। अगर उससे पूछा जाता तो वो जवाब देती कि वह रोज़मेरी के पति जॉर्ज को मिलेगा, लेकिन ये भी जोड़ती कि यह सोचना भी कि रोज़मेरी जॉर्ज से पहले मर जाएगी बेवकूफ़ी थी। लेकिन यहाँ यही लिखा हुआ था स्याही में, रोज़मेरी के अपने हाथ से। रोज़मेरी की मृत्यु पर पैसा उसे, आयरिस को मिलेगा। अलबत्ता ये कानूनी तो नहीं था। पैसा तो पति या पत्नी को ही मिलता है, बहन को नहीं। यदि पॉल बेनेट ने ही अपनी वसीयत में ऐसा न लिखा हो, ज़रूर यही कारण होगा। अंकल पॉल ने ही कहा होगा कि अगर रोज़मेरी की मृत्यु हो गई तो पैसा आयरिस को जाएगा। ऐसे में यूँ होना कम अनुचित होगा। अनुचित? ये ख्याल आते ही वह हैरान हो गई। क्या वह ये सोचती रही थी कि रोज़मेरी को अंकल पॉल का सारा धन मिलना अनुचित था? उसे लगा कि भीतर कहीं गहरे में वह ज़रूर यही महसूस करती रही होगी। यह अनुचित था। वे बहनें थीं और वह और रोज़मेरी, वे दोनों अपनी माँ की बच्चियाँ थीं।
अंकल पॉल ने सारा धन रोजमेरी को ही क्यों दिया? रोजमेरी को हमेशा सब कुछ मिलता था, पार्टियां, फ्रॉक, प्रेमी और एक बहुत प्यार करने वाला पति। आज तक रोजमेरी के साथ कोई अप्रिय बात हुई थी तो वह था फ्लू का अटैक, और वह भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चला था। आयरिस डेस्क के पास आकर ठिठक गई। कागज का वह टुकड़ा, क्या रोजमेरी चाहती कि वह यूं ही पड़ा रहे और नौकर चाकर उसे पढ़े? एक पल की झिझक के बाद आयरिस ने वह उठा लिया, दोहरा किया और डेस्क की एक दराज में रख दिया। कागज का वह टुकड़ा जन्मदिन की उस कमबख्त पार्टी के बाद मिला था, और अगर सबूत की जरूरत थी तो वह अतिरिक्त सबूत था कि रोजमेरी बेहद उदास और नाखुश थी, और शायद उस वक्त भी खुदकुशी के बारे में सोच रही थी। इन्फ्लुएंजा के बाद घोर उदासी, तहकीकात के समय यही कारण सामने लाया गया था, जिसे साबित करने में आयरिस की गवाही ने मदद की। शायद एक अपर्याप्त कारण, लेकिन सिर्फ वही उपलब्ध था और इसीलिए मान भी लिया गया था। उस वर्ष काफ़ी ख़राब किस्म का इन्फ्लुएंजा फैला था। उस वक्त तो न आयरिस और न ही जॉर्ज बार्टन किसी और वजह के बारे में सोच सकते थे। अब अटारी में खड़ी उस घटना को याद करती आयरिस हैरान थी कि वह इतनी बेसमझ भी हो सकती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता रहा होगा और उसने न कुछ देखा था, न ही किसी बात पर गौर किया था। उसका मन एक ही छलांग में वापस जन्मदिन की पार्टी पर होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक चला गया। अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी, वह बीत चुकी थी, समाप्त हो गई थी। उसकी दहशत को दूर करना होगा, तहकीकात और जॉर्ज के खींचे हुए चेहरे को भी, और उसकी लाल लाल आंखों को भी। सीधे अटारी में पड़े संदूक वाली घटना के बारे में सोचो। रोजमेरी की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद की बात है। आयरिस एल्वेस्टन स्क्वायर वाले घर में ही रह रही थी। अंतिम संस्कार के बाद मार्ले परिवार का वकील, चमकती चांद और तीक्ष्ण आंखों वाला एक सभ्य बुजुर्ग आयरिस से मिलने आया। उसने तारीफ लायक साफगोई से बताया कि पॉल बेनेट की वसीयत के मुताबिक उसकी संपत्ति रोजमेरी को मिली थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को मिलनी थी। रोजमेरी के संतानहीन मरने की सूरत में पूरी जायदाद आयरिस को मिलनी थी, उसके 21 वर्ष की होते ही या फिर उसकी शादी के समय। इस बीच उसे सबसे पहले अपने रहने की जगह तय करनी थी। जॉर्ज बार्टन ने उत्सुकता दिखाई थी कि वह उसी के साथ रहे और सुझाव दिया था कि आयरिस के पिता की बहन जो तंगहाली में थी, अपने बेटे जो वास्तव में मार्ले परिवार का कलंक था, कि आर्थिक मांगों के कारण उनके साथ आकर रहे। आयरिस की सुरक्षा के लिए क्या आयरिस को यह प्लान मंजूर था? आयरिस राजी थी, शुक्रगुजार कि उसे कोई नई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। उसे ल्यूसिला आंटी याद थी, मिलनसार, स्नेहशील, भेड़ जैसी, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मामला निपट गया था। जॉर्ज बार्टन अपनी पत्नी की बहन के साथ रहने पर दिल छू लेने की हद तक खुश था और उसके साथ ऐसे स्नेहपूर्वक बर्ताव करने लगा जैसे वह उसकी छोटी बहन हो। मिसेज ड्रेक बहुत खुशी देने वाली साथी तो नहीं थी, लेकिन आयरिस की हर इच्छा की गुलाम थी। घर बार शांति से चलने लगा। लगभग 6 महीने बाद आयरिस ने अटारी में एक रहस्य खोज निकाला। एल्वेस्टन हाउस में अटारियों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बेकार का फर्नीचर, संदूक या बक्से इत्यादि रखने के लिए। एक दिन आयरिस अपने प्यारे लाल स्वेटर को ढूंढने में असफल रहने के बाद अटारी में गई। जॉर्ज ने उससे मिन्नत की कि वह रोजमेरी के लिए गर्मी की पोशाक न पहने। उसका कहना था कि रोजमेरी हमेशा इसके खिलाफ रही थी। आयरिस जानती थी कि यह सच था, इसीलिए वह राजी हो गई थी और रोज़मर्रा के कपड़े पहनती थी। ल्यूसिला ड्रेक की नापसंदगी के बावजूद, जो पुराने विचारों की थी और मर्यादा का पालन करना पसंद करती थी, अपने पति की मृत्यु के 20 साल बाद भी मिसेज ड्रेक वैसे ही कपड़े पहनती थी। आयरिस जानती थी कि कई फालतू कपड़े ऊपर एक बक्से में भर कर रख दिए गए थे। वह उसमें अपना स्वेटर ढूंढने लगी तो उसे कई भूली बिसरी चीज़ें दिखाई दी। सुरमई रंग का कोट और स्कर्ट, जुराबों का ढेर, स्कीइंग का सामान तथा 1-2 तैराकी पोशाकें। उस वक्त रोजमेरी का एक ड्रेसिंग गाउन उसके हाथ लगा जो रोजमेरी की अन्य चीज़ों के साथ दे दिए जाने से बच गया था। वह मर्दाना सा था, चित्तीदार रेशम का, बड़ी बड़ी जेबों वाला। आयरिस ने उसे झाड़ा और देखा कि वह बहुत अच्छी हालत में था। फिर उसे तय करके वापस बक्से में रख दिया।
तभी गाउन की एक जेब में उसके हाथ में कुछ चरचराया। उसने हाथ अंदर डाला और एक मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाला। वह रोज़मेरी की लिखावट में था। आयरिस उसे सीधा करके पढ़ने लगी। लेपर्ड डार्लिंग, तुम ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के हैं। जैसे मैं ये जानती हूँ वैसे ही तुम भी ज़रूर जानते होगे। हम यूं ही अलविदा कहकर ज़िंदगी में अपने अपने रास्ते नहीं जा सकते। तुम जानते हो ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। तुम और मैं एक दूसरे के हैं, हमेशा, हमेशा के लिए। मैं दकियानुसी औरत नहीं हूँ। लोग जो भी कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे लिए प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और खुश रहेंगे। मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे बिना जिंदगी तुम्हारे लिए राख और मिट्टी जैसी है। क्या तुम्हें याद है लेपर्ड डार्लिंग? क्या तुम आराम से ये लिख रहे हो कि यह सब खत्म हो जाना चाहिए, कि मेरे लिए यही अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है? लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे जॉर्ज के लिए बुरा लगता है। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन वह समझ जाएगा। वह मुझे मेरी आज़ादी देना चाहेगा। अगर आप अब एक दूसरे को प्यार नहीं करते तो एक साथ रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया था। डार्लिंग, मैं जानती हूँ हम बेहद खुश रहेंगे, मगर हमें साहस दिखाना होगा। जॉर्ज को मैं खुद बताऊंगी। मैं इस सारे मामले में ईमानदार रहना चाहती हूँ, लेकिन अपने जन्मदिन से पहले नहीं। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है लेपर्ड डार्लिंग, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। मेरा ये सब लिखना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। 2 पंक्तियाँ ही काफ़ी रहती। सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। ओह डार्लिंग। खत अचानक खत्म हो गया। आयरिस बिना हिले डुले खड़ी रही, उस पर नजरें जमाए। अपनी ही बहन के बारे में कितना कम पता होता है। तो रोजमेरी का एक प्रेमी था जिसे वह आवेग भरे खत लिखा करती थी और उसके साथ भाग जाने की योजना भी बनाई थी। फिर क्या हुआ था? रोजमेरी ने आखिर वह खत भेजा तो नहीं था। कैसा खत भेजा था उसने? रोजमेरी और उस अनजाने के बीच आखिर क्या तय हुआ था? लेपर्ड, प्रेम में लोग किस किस तरह की अजीब कल्पनाएं कर लेते हैं। क्या मूर्खता! लेपर्ड, सच में ये शख्स था कौन? क्या वह भी रोजमेरी से उतना प्यार करता था जितना वह उससे करती थी? जरूर करता होगा। रोजमेरी थी ही इतनी सुंदर। लेकिन फिर भी रोजमेरी के खत के मुताबिक उसने सब कुछ खत्म करने को कहा था। इसका क्या मतलब था? सावधानी। उसने जाहिरा तौर पर तो यही कहा था कि यह रिश्ता तोड़ना रोजमेरी की खातिर था, कि यह रोजमेरी के लिए अच्छा था। मगर क्या पुरुष इस तरह की बातें अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं करते? क्या इसका यह मतलब नहीं था कि वह, जो कोई भी वह था, इस सब से ऊब चुका था? शायद उसके लिए यह सिर्फ एक वक्ती दिल लगी थी। शायद उसने कभी परवाह ही की नहीं थी। जो भी हो, आयरस को महसूस हुआ जैसे वो आदमी रोजमेरी से नाता तोड़ने को उत्सुक था। मगर रोजमेरी दूसरी तरह से सोचती थी। वह कीमत की परवाह नहीं करने वाली थी। वह भी दृढ़ निश्चयी थी। आयरिस काँप उठी और उसे आयरिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अंदेशा भी नहीं हुआ था। वह तो ये मानकर चलती थी कि रोजमेरी खुश और संतुष्ट थी और वह और जॉर्ज एक दूसरे से खुश थे। अंधी, वह जरूर अंधी ही रही होगी कि उसे अपनी बहन के बारे में ऐसी बात का पता नहीं चला। मगर वह आदमी था कौन? वह मन को पीछे ले गई, सोचने लगी, याद करने लगी। कितने आदमी थे जो रोजमेरी को पसंद करते थे, उसे बाहर ले जाते थे, उसे फ़ोन करते रहते थे। उनमें से खास कोई नहीं था, लेकिन ज़रूर रहा होगा। बाकी सारे उस एक को छुपाने के लिए थे, सिर्फ वह एक जो खास था। अपनी यादों को सुलटते हुए आयरिस के माथे पर उलझन में बल पड़ गए। 2 नाम उभरे।
निश्चित रूप से उनमें से ही एक रहा होगा। स्टीफन फैराडे। यकीनन स्टीफन फैराडे होगा। रोजमेरी ने उसमें क्या देखा होगा? एक अकड़ू चमक दमक वाला नौजवान? इतना जवान भी नहीं। बेशक लोग कहते थे कि वह तेज दिमाग था, एक उभरता हुआ राजनेता, आने वाले दिनों में अंडर सेक्रेटरी होने की संभावना और प्रभावशाली किडर मिनिस्टर संबंध, शायद होने वाला प्रधानमंत्री। क्या इसी बात ने रोजमेरी की आंखों में उसे शानदार बना दिया था? निश्चय ही वह सिर्फ उस आदमी को इस तरह नहीं चाह सकती थी। इतना ठंडा, अपने में ही लिप्त रहने वाला जीव। मगर लोग कहते थे कि उसकी पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी और उसने अपने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ जाकर उसके साथ शादी की थी, जबकि वह राजनीतिक लालसा रखने वाला मामूली आदमी था। अगर एक औरत उसको लेकर इस तरह महसूस कर सकती थी तो एक और भी कर सकती थी। हाँ, ज़रूर स्टीफन फैराडे ही होगा, क्योंकि अगर वह आदमी फैराडे नहीं था तो एंथनी ब्राउन होगा, और आयरिस नहीं चाहती थी कि वह एंथनी ब्राउन हो। ये सच था कि वह रोजमेरी का गुलाम था, हर वक्त उसके लिए हाजिर। उसका सांवला आकर्षक चेहरा एक खुशदिल लाचारी का भाव लिए रहता, लेकिन उसका प्यार इतना खुलेआम, इतना ज़्यादा जताया जा चुका था कि बहुत गहरा हो ही नहीं सकता था। रोजमेरी की मृत्यु के बाद जिस तरह वह गायब हो गया था वो अजीब था। उसके बाद उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। फिर भी शायद इतना अजीब नहीं था। वह घूमता बहुत था। वह अर्जेंटीना, युगांडा, कनाडा और अमेरिका की बातें किया करता था। आयरिस का ख्याल था कि वह या तो अमेरिकन था या कनाडा का, हालांकि उसका बोलचाल का लहजा बिल्कुल ऐसा नहीं था। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था कि उन्होंने उसे तब से नहीं देखा था। उसकी दोस्त तो रोजमेरी थी। कोई कारण नहीं था वह उन लोगों से मिलने आता रहे। वह रोजमेरी का दोस्त था, प्रेमी नहीं। आयरिस नहीं चाहती थी कि वह रोजमेरी का प्रेमी रहा हो। वैसा होने से तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। उसने अपने हाथ में पकड़े पत्र को देखा। उसे तोड़ मरोड़ दिया, वह उसे फेंक देगी, जला देगी। सहज समझ ने उसे रोक दिया। उसने कागज़ को सीधा किया, उसे नीचे ले गई और अपने गहनों के बक्से में बंद करके रख दिया। हो सकता है किसी दिन यह साबित करने के लिए कि रोजमेरी ने अपनी जान क्यों ली, ये खत काम आए। अगली चीज़, मेहरबानी करके। बिना सोचे ही यह बेतुका सा वाक्य रोजमेरी के मन में उभरा और उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले दुकानदार का यह सवाल उसकी अपनी मानसिक प्रक्रिया को दिखाता था। क्या अतीत को देखते निरखते हुए वह भी यही नहीं कह रही थी? वह अटारी में मिले रहस्य से निपट चुकी थी और अब अगली चीज़, मेहरबानी करके। अगली चीज़ क्या थी? बेशक जॉर्ज का बढ़ता हुआ अजीबोगरीब व्यवहार। ऐसा बहुत समय से हो रहा था। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले उसे हैरान करती थी, अब कल रात हुई मीटिंग में साफ हो गई। असंबद्ध टिप्पणियां और कार्यवाहियां अब घटनाक्रम में अपनी जगह लेने लगी। और एंथनी ब्राउन की वापसी, शायद क्रम में वही अगली चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वह खत मिलने के एक हफ्ते बाद ही हुई थी। आयरिस ठीक से अपने एहसासों को याद नहीं कर पाई। रोजमेरी की मृत्यु नवंबर में हुई थी। अगले मई में ल्यूसिला ड्रेक की देखभाल में आयरिस ने अपना एक तरुणी का सामाजिक जीवन शुरू किया था। वह दोपहर के खाने, शाम की चाय और नृत्य पार्टियों में जाने लगी, बिना ज़्यादा आनंद उठाए। वो बेजान और असंतुष्ट महसूस करती थी। जून के अंत में ऐसे ही एक नीरस नृत्य के बीच उसने पीछे से आती एक आवाज़ को कहते सुना, यह आयरिस मार्ले है ना? वो लाल होती हुई घूमी और एंथनी के सावले दिल्लगी भरे चेहरे को देखा। वो बोला, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम्हें मैं याद होऊंगा, लेकिन आयरिस ने टोका, ओह मगर मुझे तुम याद हो, बेशक याद हो। बहुत बढ़िया। मुझे डर था कि तुम मुझे भूल गई होगी। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं। जानती हूँ, रोजमेरी के जन्मदिन की पार्टी के बाद से। वह रुक गई। ये शब्द लापरवाही से बिना सोचे ही उसके होठों पर आ गए थे। उसके कपोलों का रंग उड़ गया, उन्हें सफ़ेद और रक्तहीन छोड़कर। उसके होठ कांपने लगे। उसकी आंखें अचानक निराशा से फैल गई।
एंथनी ब्राउन तुरंत बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नीच हूँ जो तुम्हें याद करा दिया। आयरिस घबराई। वो बोली, ठीक है, रोज़मेरी के जन्मदिन की पार्टी वाली रात के बाद से नहीं, रोज़मेरी की खुदकुशी वाली रात के बाद से नहीं, वह इसके बारे में नहीं सोचेगी, वह इसके बारे में नहीं सोचेगी। एंथनी ब्राउन ने दोबारा कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्या डांस करें? आयरिस ने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वह पहले से ही किसी को इस डांस के लिए हाँ कह चुकी थी, फिर भी वह उसकी बाहों में तैरती हुई सी नृत्यांगन में आ गई। उसने अपने साथी को देखा, एक शर्मीला अनुभवहीन नौजवान जिसका कॉलर बहुत बड़ा था और जो उसके लिए इधर उधर झांक रहा था। एक ऐसा साथी जो नवयुवतियों को झेलना ही पड़ता है। आयरिस ने तिरस्कार से सोचा, इस आदमी की तरह नहीं, यह रोज़मेरी का दोस्त। एक तेज टिस उसे चीर गई। रोज़मेरी का दोस्त? वह खत, क्या वह इस आदमी को लिखा गया था जिसके साथ वह इस वक्त नाच रही थी? जिस बिल्ली जैसे आकर्षक ढंग से वह नाच रहा था, वह उसको दिए गए उपनाम लेपर्ड को सार्थक कर रहा था। क्या वह और रोज़मेरी? वो तेजी से बोली, तुम इतने दिन कहाँ थे? एंथनी ने उसे थोड़ा परे रखकर थामा, उसके चेहरे को देखते हुए। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था और उसकी आवाज़ में ठंडापन था। मैं सफ़र कर रहा था, कामकाज के सिलसिले में। ओह, वो बेकाबू सी आगे बोली, वापस क्यों आए हो? अब वह मुस्कुराया, हल्के अंदाज में, शायद तुम्हें देखने के लिए। आयरिस मार्ले। फिर अचानक उसे और करीब खींचकर धीरे धीरे अन्य नृतकों के बीच से घूमते हुए उसने एक लंबा चक्कर लगाया। समय, चाल और ताल का चमत्कार। आयरिस को ताज्जुब हुआ कि क्यों लगभग खुशी महसूस करते हुए भी उसे डर लग रहा था। तब से एंथनी लगभग उसके जीवन का हिस्सा ही बन गया था। वो उसे हफ्ते में कम से कम एक बार मिलती। वह उसे पार्क में मिलती, कई डांस पार्टियों में खाने के समय उसे अपने साथ बैठा हुआ पाती। सिर्फ एक जगह थी जहां वह कभी नहीं आता था, एल्वेस्टन स्क्वायर वाले घर में। वह इतनी होशियारी से वहां आने के निमंत्रण को टाल देता था या नामंजूर कर देता था कि आयरिस को यह समझने में कुछ समय लगा। जब समझ आ गया तो वो सोचने लगी, ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि वो और रोज़मेरी? फिर उसे हैरान करते हुए जॉर्ज ने, आराम पसंद और दखलंदाजी न करने वाले जॉर्ज ने उसके साथ एंथनी के बारे में बात की। ये शख्स एंथनी ब्राउन कौन है जिसके साथ तुम घूमती हो? तुम उसके बारे में क्या जानती हो? वो उसे ताकने लगी। क्या जानती हूँ? वो रोज़मेरी का दोस्त था। जॉर्ज का चेहरा खिंच गया। उसने आंखें झपकी, सुस्त भारी लहजे में बोला, हाँ था, ज़रूर था। आयरिस क्रूरता से चीखी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तुम्हें याद ही नहीं कराना चाहिए था। जॉर्ज बार्टन ने सिर हिलाया। वो कोमलता से बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि रोज़मेरी को भुला दिया जाए, कभी नहीं। आखिर वह नज़रें बचाते हुए अटपटे ढंग से बोला, उसके नाम का यही तो अर्थ है, रोज़मेरी, यादगार। उसने भरी हुई आंखों से आयरिस की ओर देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बहन को भूल जाओ, आयरिस। आयरिस की सांस रुक गई। मैं कभी नहीं भूलूंगी, जॉर्ज कहता रहा। मगर ये नौजवान एंथनी ब्राउन, हो सकता है वह रोज़मेरी को अच्छा लगता हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह उसके बारे में ज़्यादा जानती थी। जानती हो आयरिस, तुम्हें चौकस रहना होगा। तुम एक बहुत अमीर नवयुवती हो। आयरिस बेहद गुस्से से भर उठी। टोनी, एंथनी के खुद के पास बहुत पैसा है। वह जब भी लंदन आता है तो क्लेयरिजीज में ठहरता है। जॉर्ज बार्टन हल्के से मुस्कुराया। वो धीमे से बोला, बहुत बढ़िया होटल और महंगा भी। फिर भी माय डियर, उस आदमी के बारे में किसी को खास पता नहीं। वह एक अमेरिकन है। शायद। अगर ऐसा है तो हैरानी की बात है कि उसका दूतावास उसकी मदद नहीं करता। वो इस घर में ज़्यादा नहीं आता है ना? नहीं, और मैं समझ सकती हूँ क्यों, अगर तुम उसकी तरफ लेकर इतने बुरे हो तो। जॉर्ज ने इनकार में सिर हिलाया। लगता है मैंने टांग अड़ा दी। खैर,
सिर्फ समय रहते तुम्हें चेतावनी देना चाहता था। मैं लुसीला से बात करूँगा। लुसीला? आयरिस तिरस्कार से बोली। जॉर्ज ने चिंतित होकर कहा, क्या सब ठीक ठाक है? क्या लुसीला इस बात का ध्यान रखती है कि जितना अच्छा समय तुम्हें मिलना चाहिए वह मिले, पार्टियाँ वगैरह? हाँ ज़रूर, वो एक उदबिलाव की तरह काम करती है। क्योंकि अगर नहीं तो बच्ची तुम्हें सिर्फ बताना भर है। हम किसी और का इंतज़ाम कर सकते हैं, कम उम्र का और नए ज़माने की। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं रहती हूँ जॉर्ज, मैं रहती हूँ, वह कुछ उदासी से बोला। फिर ठीक है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाया, मगर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम चाहती हो। खर्चे पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं। यह जॉर्ज था, हर तरह से दयालु, अटपटा सा, गलतियाँ करने वाला। अपनी बात या धमकी के मुताबिक उसने मिसेस ड्रेक से एंथनी ब्राउन के बारे में बात की, मगर तकदीर की वह घड़ी लुसीला ड्रेक का पूरा ध्यान पाने के लिए मुनासिब नहीं थी। उसे उसी वक्त अपने निकम्मे बेटे का तार मिला था, जो उसकी आँख का तारा था और जो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह कैसे अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए माँ के दिल के तार छू सकता था। क्या तुम मुझे 200 पाउंड भेज सकती हो? बेहद निराश, जीवन या मृत्यु। विक्टर विक्टर इतना इज्जतदार है, वो जानता है मैं कितनी तंगहाली में हूँ और वह कभी मुझसे नहीं मांगेगा जब तक यह आखिरी चारा ही न हो। उसने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे हमेशा डर रहता है कि वह अपने आप को गोली मार लेगा। वह कभी नहीं, जॉर्ज बार्टन रुखाई से बोला। आप उसे नहीं जानते, मैं उसकी माँ हूँ और कुदरती है कि मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। अगर जो वो चाहता है मैं वो न करूँ तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी। मैं अपने शेयर बेचकर इंतज़ाम कर सकती हूँ। जॉर्ज ने सांस भरी। देखो लुसीला, मैं वहाँ अपने किसी जानकार से तार द्वारा पूरी खबर मंगवा लूँगा। हम पता लगा लेंगे विक्टर किस प्रकार की मुसीबत में है, मगर तुम्हें मेरी ये नसीहत है कि उसे अपनी करनी को भुगतने दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी वो सुधरेगा नहीं। तुम बहुत सख्त हो जॉर्ज, वो लड़का बेचारा हमेशा बदकिस्मत रहा है। जॉर्ज ने इस नुक्ते पर अपनी राय दबा ली। औरतों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रूथ को अभी इस काम पर लगा देता हूँ, हमें कल तक पता चल जाएगा। लुसीला कुछ हद तक शांत हो गई। अंत में 200 को काट कर 50 पाउंड कर दिया गया और इतनी रकम भेजने पर लुसीला अड़ गई। आयरिस जानती थी कि ये रकम जॉर्ज ने खुद दी थी, लुसीला के सामने यह दिखावा करके कि वह उसके शेयर बेच रहा था। जॉर्ज की इस उदारता के लिए आयरिस उसकी बहुत सराहना करती थी और ऐसा कहती भी थी। जॉर्ज का जवाब सीधा सरल होता था। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, ख़ानदान में हमेशा कोई कुल कलंक होता है, हमेशा कोई होता है जिसे पालना पड़ता है, हमेशा किसी न किसी को विक्टर के लिए कुछ देना पड़ेगा जब तक वह मर नहीं जाता। लेकिन तुम्हें वह व्यक्ति बनने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा परिवार नहीं। रोज़मेरी का परिवार मेरा परिवार है। तुम एक डार्लिंग हो, लेकिन क्या मैं ये नहीं कर सकती? तुम हमेशा मुझे बताते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ। वह उसे देखकर मुस्कुराया। जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती यंग वुमन, और अगर तुम समझदार हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जब कोई आदमी ये तार भेजे कि अगर उसे 200 पाउंड नहीं भेजे गए तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, तो तुम अक्सर पाओगी कि 20 ही काफ़ी है। मैं तो कहूँगा कि 10 का एक पत्ता ही काफ़ी होगा। आप एक माँ को देने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन रकम कम कर सकते हैं, ये याद रखो। ये सच है कि विक्टर ड्रेक कभी अपनी जान नहीं लेगा। जो लोग खुदकुशी करने की धमकी देते हैं कभी ऐसा करते नहीं, कभी नहीं। आयरिस को रोज़मेरी का ख्याल आ गया। जॉर्ज रोज़मेरी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो तो रॉय दी जेनेरो में बाहर से अच्छे दिखने वाले एक बेईमान नौजवान के बारे में सोच रहा था। आयरिस के नज़रिए से इस सब का कुल फ़ायदा यह था कि लुसीला की एक माँ वाली चिंताएं उसे आयरिस की एंथनी ब्राउन के साथ दोस्ती पर ध्यान देने से रोके हुए थी। तो अब अगली चीज़ पर मैडम, जॉर्ज में आया बदलाव। आयरिस उसे और अनदेखा नहीं कर सकती थी। ये बदलाव कब शुरू हुआ था? इसका कारण क्या था?
इस वक्त भी पुरानी बातें याद करते हुए आयरिस ठीक से नहीं कह सकती थी कि यह कब शुरू हुआ था। जब से रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी, जॉर्ज खोया खोया सा था। उसे ध्यान न देने और चिंतामग्न हो जाने के दौरे पड़ते थे। वो पहले से बड़ा और अधिक गंभीर लगने लगा था तो ये सब स्वाभाविक, परंतु ये बेसुधी कब स्वाभाविक से कुछ ज़्यादा हो गई थी। उसे ख्याल आया कि ये एंथनी ब्राउन को लेकर उनके झगड़े के बाद हुआ था, कि उसने पहले जॉर्ज को हतप्रभ और हैरान सा अपनी तरफ एकटक देखते पाया था। फिर उसने काम से जल्दी घर लौटने और आकर स्टडी में बंद हो जाने की नई आदत अपना ली। लगता नहीं था कि वहाँ वह कुछ करता था। एक बार वह अंदर चली गई थी और उसे अपनी मेज़ पर बैठे एक टक सामने देखते हुए पाया था। जब वह अंदर गई थी तो जॉर्ज ने उसे फीकी तेजहीन आंखों से देखा था। वह उस आदमी की तरह लग रहा था जिसे कोई आघात लगा हो। मगर जब उसने पूछा कि क्या बात थी तो उसने छोटा सा जवाब दिया, कुछ नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह ऐसे आदमी की तरह थका मांदा चलता फिरता रहा जिसके मन में कोई ख़ास चिंता हो। किसी ने ख़ास ध्यान नहीं दिया था। आयरिस ने तो बिल्कुल नहीं। चिंताएं आसानी से कम समझ ली जाती थी। फिर यूं ही कुछ अंतराल के बाद और बिना किसी कारण के वह सवाल पूछने लग जाता। तब आयरिस ने उसके तौर तरीके को विचित्र समझना शुरू कर दिया। सुनो आयरिस, क्या रोज़मेरी कभी तुमसे खुलकर बात करती थी? आयरिस उसे ताकने लगी। हाँ बेशक। जॉर्ज, कम से कम किस चीज़ के बारे में? अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। सब कैसा चल रहा था, वह खुश थी या नहीं, इसी तरह की बातें। वह समझती थी, वह जानती थी कि जॉर्ज के मन में क्या था। उसे रोज़मेरी के दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम संबंध के बारे में पता लग गया होगा। वो धीरे धीरे बोली, उसने कभी ज़्यादा नहीं बताया। मेरा मतलब है वो हमेशा व्यस्त रहती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी। और तुम सिर्फ एक बच्ची थी, मैं जानता हूँ। फिर भी मैंने सोचा शायद उसने कुछ कहा हो। वह जिज्ञासा से उसकी तरफ देखने लगा, लगभग भरोसे से भरे एक कुत्ते की तरह। वह नहीं चाहती थी कि जॉर्ज को चोट पहुँचे। वैसे भी रोज़मेरी ने कहा तो कभी कुछ नहीं था। उसने न में सिर हिलाया। जॉर्ज ने सांस भरी। वह गंभीरता से बोला, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और दिन उसने अचानक पूछा कि रोज़मेरी की सबसे अच्छी महिला दोस्त कौन थी? आयरिस सोचने लग गई। ग्लोरिया किंग, मिसेज एटवेल, मिसी एटवेल, यीन रेमांड। वह उनके कितने नज़दीक थी मैं ठीक से नहीं जानती। मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह उनमें से किसी के साथ निजी बातें करती होगी? सच में मुझे पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुमकिन है। किस प्रकार की निजी बातें? आयरिस को एकदम लगा कि उसे यह आखिरी सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मगर जॉर्ज के उत्तर ने उसे चौंका दिया। क्या रोज़मेरी ने कभी ये कहा कि उसे किसी से डर लगता था? डर? आयरिस एकटक देखने लगी। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि क्या उसके कोई दुश्मन थे? औरतों में? नहीं नहीं, उस तरह नहीं। असली दुश्मन कोई ऐसा तो नहीं था जिसके बारे में तुम्हें पता था, जो उसे मार डालना चाहता हो? आयरिस की निष्कपट टकटकी ने उसे गड़बड़ा दिया। वो लाल हो गया और मरमराया। सुनने में बेवकूफ़ी भरा लगता है, मैं जानता हूँ, नाटकीय, फिर भी मैं सोच रहा था। इसके एक दो दिन बाद उसने फेराडे परिवार के विषय में पूछना शुरू कर दिया। रोज़मेरी फेराडे परिवार से कितना मिलती थी? सच में मुझे पता नहीं। क्या वह कभी उनके बारे में बात करती थी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। क्या वे उनके करीब थी? रोज़मेरी को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। हाँ, जब से वो फेराडे परिवार को स्विट्ज़रलैंड में मिली थी, उससे पहले उसे राजनीति की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसे उन सब में से स्टीफन फेराडे में दिलचस्पी थी। वह उसे प्रचार पुस्तिकाएँ वगैरह देता रहता था। जॉर्ज बोला। सैंड्रा फेराडे का इसके बारे में क्या विचार था? किसके बारे में? अपने पति के रोज़मेरी को पुस्तिकाएँ देने के बारे में? आयरिस ने बेचैनी से कहा, मैं नहीं जानती।
जॉर्ज बोला। वो बहुत संकोची औरत है, दिखने में बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन कहते हैं कि वो फैराडे के लिए दीवानी है। ऐसी औरत है जिसे अपने पति का किसी और औरत से दोस्ती करना बहुत बुरा लग सकता है। शायद। क्या रोजमेरी और फैराडे की पत्नी की आपस में बनती थी? आयरिस ने धीरे धीरे कहा। मेरे ख्याल में नहीं। रोजमेरी तो सैंड्रा पर हंसा करती थी, कहा करती थी कि वो एक भूसा भरे रॉकिंग हॉर्स जैसी मूर्ख राजनीतिक औरत थी। जानते हो, वो घोड़े जैसी ही है। रोजमेरी कहा करती थी, अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो उसमें से बुरादा निकलेगा। जॉर्ज जैसे कराहा। फिर वो बोला, तुम अभी भी एंथनी ब्राउन को मिलती रहती हो? काफ़ी। आयरिस की आवाज़ ठंडी थी, मगर जॉर्ज ने अपनी चेतावनी दोहराई नहीं, बल्कि वह उसमें दिलचस्पी लेता हुआ बोला, काफ़ी आवारागर्दी करता रहा है ना? काफ़ी दिलचस्प जिंदगी रही होगी। क्या वो इस बारे में कभी तुमसे बात करता है? ज़्यादा नहीं, बेशक वो घूमा बहुत है। कारोबार के सिलसिले में? मेरे ख्याल में उसका कारोबार है क्या? मैं नहीं जानती। हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ कुछ? उसने कभी बताया नहीं। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने पूछा था। मैं तो वैसे ही सोच रहा था। पिछली पतझड़ में वो यूनाइटेड आर्म्स लिमिटेड के अध्यक्ष डुबेरी के साथ काफ़ी रहता था। रोजमेरी एंथनी ब्राउन से काफ़ी मिलती रहती थी, है ना? हाँ, मिलती थी, लेकिन वह उसे ज़्यादा अरसे से नहीं जानती थी। वो एक छोटे मोटे परिचित जैसा ही था। उसे डांस वगैरह पर ले जाया करता था, है ना? हाँ। जानती हो, मैं ये जानकर काफ़ी हैरान हुआ था कि वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी पर बुलाना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि वह उसे इतनी अच्छी तरह जानती थी। आयरिस ने धीरे से कहा, वो नाश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, बेशक। अनचाहे ही आयरिस के मन में उस शाम की तस्वीर घूम गई। लक्समबर्ग की गोल मेज, ओट वाली रोशनियाँ, फूल, डांस बैंड का लगातार बजता हुआ संगीत, मेज़ के आसपास बैठे 7 लोग, वह स्वयं, एंथनी ब्राउन, रोजमेरी, स्टीफन फैराडे, रूथ लेसिंग, जॉर्ज और जॉर्ज की दाईं तरफ हल्के रंग के सीधे बालों, ऊपर चढ़े हुए नथुनों और घमंडी भरी साफ आवाज़ वाली स्टीफन फैराडे की पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे। कितनी खुशनुमा पार्टी थी, या शायद नहीं थी। और उसके बीच में ही रोजमेरी। नहीं, उस बारे में न सोचना ही बेहतर था। यही याद करना बेहतर था कि वह खुद टोनी की बगल में बैठी थी। तभी वह उसे पहली बार मिली थी। इससे पहले वह सिर्फ एक नाम था। हॉल में एक परछाई रोजमेरी के साथ घर की सामने वाली सीढ़ियों से उतरकर इंतजार करती टैक्सी तक जाने वाली एक पीठ। टोनी? वो एक झटके से ख्यालों से बाहर आ गई। जॉर्ज अपना सवाल दोहरा रहा था। अजीब बात है कि वह उसके बाद इतनी जल्दी गायब हो गया। तुम्हें मालूम है वो कहाँ चला गया था? वह अस्पष्ट से स्वर में बोली, ओह, मेरे ख्याल में सिलोन या हिंदुस्तान। उस रात तो उसने इसका जिक्र नहीं किया। आयरिस ने तीखे स्वर में कहा, क्यों करता? और क्या यह ज़रूरी है कि हम उस रात की बात करें? जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, ओल्ड थिंग। बहरहाल किसी दिन ब्राउन को खाने पर बुलाओ। मैं उसे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। आयरिस खुश हो गई। जॉर्ज बदल रहा है। सही ढंग से निमंत्रण भेजा गया और कबूल भी कर लिया गया, मगर आखिरी मिनट पर एंथनी को काम पर उत्तर की ओर जाना था और वह नहीं आ सका। जुलाई के अंत में एक दिन जॉर्ज ने लुसीला और आयरिस दोनों को यह कहकर चौंका दिया कि उसने गांव में एक घर खरीद लिया था। घर खरीदा है? आयरिस यकीन नहीं कर पा रही थी। मगर मैं तो सोचती थी कि हम 2 महीने के लिए गोरिंग में किराए पर घर लेने वाले थे। अपनी जगह होना ज़्यादा अच्छा है ना? सारा साल सप्ताहांत के लिए वहाँ जा सकते हैं। कहाँ पर है? नदी किनारे? नहीं, वहाँ तो नहीं। ससेक्स में, मर्लिंगहम में। वह लिटिल प्रायर्स कहलाता है। 12 एकड़ में, छोटा सा जॉर्जियन घर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने बिना देखे ही उसे खरीद लिया है? एक तरह का सहयोगी। अभी बाजार में आया ही था, मैंने फटाफट खरीद लिया। मिसेज ड्रेक बोली।
मुझे लगता है उसमें बहुत काम करवाने और फिर से साज सजावट करने की ज़रूरत होगी। जॉर्ज ने लगभग बिना सोचे ही कहा। ओह, वो सब ठीक है, रूथ ने वह सब देखभाल लिया है। उन्होंने जॉर्ज की कुशल सेक्रेटरी रूथ लेसिंग के बारे में इज्जत भरी चुप्पी के साथ सुन लिया। रूथ अपने आप में एक संस्था थी, लगभग परिवार का हिस्सा ही। श्वेत शाम की तरह सादगी लिए सुंदर, वह कुशलता और नीति के मिले जुले रूप का सार थी। जैसे अपने जीवन काल में रोज़मेरी अक्सर कहा करती, रूथ को कहते हैं ये काम देखे, वो चमत्कारी है। ओह, इसे रूथ पर ही छोड़ दो। कोई भी मुश्किल हो, मिस लेसिंग की चमत्कारी उंगलियां उसे सुलझा देती। मुस्कुराती हुई, सुहानी, अलग थलग, वह हर रुकावट को जीत लेती। वह जॉर्ज का ऑफिस संभालती और यह भी माना जाता था कि वह जॉर्ज को भी संभालती थी। जॉर्ज उसको समर्पित था और हर तरह से उसकी राय पर निर्भर करता था। रूथ की अपनी कोई ज़रूरत, कोई इच्छा थी ही नहीं जैसे। फिर भी इस वक्त लुसीला ड्रेक नाराज़ हो गई। जॉर्ज, रूथ कितनी भी कुशल हो, मगर परिवार की औरतें अपने ड्राइंग रूम के रंगों का चुनाव खुद करना पसंद करती है। आयरिस की राय ली जानी चाहिए थी। अपने लिए मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो किसी गिनती में नहीं हूँ, मगर आयरिस के लिए यह तकलीफदेह है। लगा जैसे जॉर्ज के ज़मीर ने उसे धिक्कारा। मैं हैरान कर देना चाहता था। लुसीला को बरबस मुस्कुराना पड़ा। तुम लड़के ही हो जॉर्ज, आयरिस बोली। मुझे रंगों की व्यवस्था से आपत्ति नहीं। मुझे यकीन है कि रूथ वो बहुत बढ़िया करती, वो बहुत काबिल है, मगर हम लोग वहाँ करेंगे क्या? मेरे ख्याल में वहाँ एक टेनिस कोर्ट है। हाँ, और 6 मील की दूरी पर गोल्फ कोर्स, और वह समुंदर से सिर्फ 14 मील है। इससे भी बढ़कर हमारे पड़ोसी होंगे। मेरे ख्याल में हमेशा दुनिया के ऐसे हिस्से में जाना अक्लमंदी होता है जहाँ आप किसी को जानते हैं। कैसे पड़ोसी? आयरिस ने तल्खी से पूछा। जॉर्ज ने उसे नज़रें नहीं मिलाई। फैराडे परिवार, वह बोला। वो केवल 1.5 मील की दूरी पर पार्क के दूसरी ओर रहते हैं। आयरिस उसे ताकती रह गई। पल भर में वह इस नतीजे पर पहुंच गई कि सारा तामझाम देहात में घर खरीदना और उसे सजाना एक ही इरादे से किया गया था, जॉर्ज को स्टीफन और सैंड्रा के नज़दीक लाने के लिए। गांव में पास पास जायदाद वाले पड़ोसी दोनों परिवार ज़रूर एक दूसरे के करीब हो जाते, या ऐसा होता या फिर जानबूझकर बनाई गई दूरी होती। लेकिन क्यों? फैराडे परिवार की यह लगातार रट क्यों? एक समझ में न आने वाले लक्ष्य को पाने के लिए इतना महंगा तरीका क्यों? क्या जॉर्ज को शक था कि रोज़मेरी और स्टीफन फैराडे दोस्त से ज़्यादा कुछ थे? क्या यह ईर्ष्या की अभिव्यक्ति थी? निश्चय ही यह असंभव सी बात थी। जॉर्ज फैराडे परिवार से चाहता क्या था? वो सब अटपटे सवाल जो वह उसे आयरिस को पूछता रहता था, उनका मतलब क्या था? क्या हाल ही में जॉर्ज कुछ अजीब सा नहीं हो गया था? शाम के वक्त उसका वह अजीब ढंग से पियक्कड़ सा दिखना, लुसीला समझती ये पोर्ट का एक आध गिलास ज़्यादा पीने के कारण था। लुसीला यही सोच सकती थी। नहीं, हाल ही में जॉर्ज कुछ अजीब सा हो गया था। वो कभी बहुत उत्तेजना और कभी बहुत उदासीन था। जब वो लंबे समय तक लगभग बेहोश सा ही लगता कि बीच झुलता दिखता। अगस्त का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने गांव में लिटिल प्रायर्स में ही बिताया। बेहद खराब घर। आयरिस को झुरझुरी आ गई। वह उस घर से नफरत करती थी। एक अच्छा बना हुआ आरामदेह घर, पूरे तालमेल से सजा सजाया। रूथ लेसिंग कभी गलती नहीं करती थी, और अजीब भयावह रूप से खाली। वे वहाँ रहते नहीं थे, सिर्फ उस पर कब्जा किया हुआ था, जैसे युद्ध में सिपाही निगरानी रखने के लिए किसी चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। जो चीज़ उसे भयानक बनाती थी वह थी गर्मियों के रहन सहन का लदा हुआ साजो सामान, सप्ताहांत लिए आने वाले लोग, टेनिस पार्टियाँ, फैराडे परिवार के साथ डिनर। सैंड्रा फैराडे उनके प्रति बहुत सौम्य थी, बेहतरीन अंदाज। उन पड़ोसियों के साथ जो पहले से ही दोस्त थे, उसने उन्हें गांव में परिचित कराया। आयरिस और जॉर्ज को घोड़ों के बारे में नसीहत दी और लुसीला को आयु में बड़ी औरत के रूप में अच्छी तरह इज्जत दी। अपने पीले चेहरे के नकाब के पीछे वह क्या सोच रही थी, ये कोई नहीं जान सकता था। एक रहस्यमयी औरत। स्टीफन को वे कम ही देखते, वह बहुत व्यस्त रहता था, राजनीति के सिलसिले में अक्सर कहीं बाहर गया हुआ। आयरिस को पक्का विश्वास था कि वो जानबूझकर लिटिल प्रायर्स के लोगों को ज़्यादा मिलने से बचता था। इस तरह अगस्त और सितंबर बीत गए।
और ये फैसला किया गया कि अक्टूबर में वे लोग अपने लंदन वाले घर में वापस चले जाएंगे। आयरिस ने राहत की गहरी सांस ली थी। शायद एक बार वापस चले जाने के बाद जॉर्ज फिर से सहज हो जाएगा। और फिर गत रात दरवाजे पर हल्की ठकठक की आवाज़ से वह जग गई थी। उसने बत्ती जलाकर समय देखा। केवल 1 बजा था। वो 10:30 बजे सोने गई थी और उसे लगा था यह उसके काफ़ी बाद हुआ था। जल्दी जल्दी ड्रेसिंग गाउन पहनकर वो दरवाजे पर आई। चले आओ कहने की बजाय यह ज़्यादा स्वाभाविक लगा था। जॉर्ज बाहर खड़ा था। वो सोने गया ही नहीं था और अभी तक शाम के कपड़ों में था। उसकी सांस उखड़ी सी थी और चेहरा अजीब ढंग से नीला पड़ा हुआ। वो बोला, नीचे स्टडी में चली आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से बात करनी ही है। अभी भी नींद में हैरान सी उसने जॉर्ज का कहा मान लिया। स्टडी में जाकर जॉर्ज ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने सिगरेट केस उसकी ओर बढ़ाया, खुद भी एक उठाया और कांपते हाथों से 1-2 बार कोशिश करके उसे जलाया। आयरिस ने कहा, जॉर्ज कुछ हुआ है क्या? वह सच में घबरा गई थी। जॉर्ज का रंग उड़ा हुआ था। वो हांफते हुए बोला, जैसे कोई दौड़ता रहा हो। मैं अपने आप और नहीं कर सकता। तुम्हें बताना होगा तुम क्या सोचती हो। क्या यह सच है? क्या ऐसा संभव है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो जॉर्ज? तुमने ज़रूर कुछ देखा होगा, किसी बात पर ध्यान दिया होगा। रोज़मेरी ने ज़रूर कुछ कहा होगा, कोई कारण ज़रूर रहा होगा। वह एकटक उसे देखने लगी। जॉर्ज ने माथे पर हाथ फेरा। तुम समझती नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये देख पा रहा हूँ। इतनी डरी हुई मत दिखो लड़की, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जो भी याद कर सकती हो करना होगा। मैं जानता हूँ मैं इस वक्त कुछ बेमानी बातें करता हुआ लग रहा हूँ, लेकिन तुम 1 मिनट में समझ जाओगी जब मैं तुम्हें चिट्ठियाँ दिखाऊंगा। उसने डेस्क के एक दराज का ताला खोला और 2 कागज़ निकाले। हल्के नीले रंग के साधारण से कागज़ थे। इनको पढ़ो, जॉर्ज बोला। आयरिस ने कागज़ पर नज़र डाली। उसमें जो लिखा था वो साफ था, बिना किसी छल कपट के। तुम समझते हो तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या की थी? नहीं, उसकी हत्या की गई थी। दूसरा खत यूँ था, तुम्हारी पत्नी रोज़मेरी ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल किया गया। आयरिस उन शब्दों पर नज़र गड़ाए रही और जॉर्ज कहता रहा, ये खत लगभग 3 महीने पहले आए थे। पहले तो मैंने समझा ये एक मजाक था, एक भद्दा क्रूर किस्म का मजाक। फिर मैं सोचने लगा, रोज़मेरी खुदकुशी क्यों करती? आयरिस मशीनी आवाज़ में बोली, इन्फ्लुएंजा के बाद गहरी उदासी। हाँ, लेकिन अगर सोचो तो ये बेकार की बात है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है और बाद में कुछ उदासी भी महसूस करते हैं। क्यों? आयरिस ने कुछ कोशिश करके कहा, हो सकता है वो दुखी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है। जॉर्ज ने इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचा। फिर भी मैं रोज़मेरी के दुखी होने के कारण खुद को ख़त्म कर लेने की कल्पना नहीं कर सकता। वह ऐसी धमकी दे सकती थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वह मौका आने पर सच में ऐसा करती। लेकिन उसने ज़रूर ऐसा किया होगा जॉर्ज। इसके अलावा और क्या सफाई हो सकती है? उसके हैंडबैग में तो वह सामान भी मिल गया। मैं जानता हूँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है, मगर जब से यह आए हैं, उसने बेनाम खतों को उंगली के नाखून से थपथपाया। मैं अपने मन में इन बातों को उलटता पलटता रहा हूँ। मैंने जितना भी इसके बारे में सोचा है, मुझे उतना ही यकीन हो गया है कि इसमें कुछ तो है। इसीलिए मैंने तुमसे वो तमाम सवाल पूछे हैं कि रोज़मेरी का कोई दुश्मन तो नहीं था। ऐसी कोई भी बात उसने कही हो जिससे लगे कि वह किसी से डरती थी। जिसने भी उसे मार डाला उसके पास कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जॉर्ज, तुम पागल हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हूँ। दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी है। मुझे पता ज़रूर लगाना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें सोचना होगा, याद करना होगा। हाँ, यही है, याद करना होगा। बार बार उस रात के बारे में सोचो, क्योंकि तुम समझती हो ना कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो किसी ऐसे आदमी ने किया होगा जो उस रात खाने की मेज पर मौजूद था। तुम ये समझती हो ना? हाँ, वह यह समझ गई थी। उस दृश्य की याद को अब और परे नहीं धकेला जा सकता था।
उसे वह सब याद करना होगा। वो संगीत, वो ढोल की आवाज़, मध्यम कर दी गई रोशनियाँ, कैबरे नृत्य और रोशनियों का फिर तेज कर दिया जाना, और रोज़मेरी मेज़ पर आगे को गिरी हुई, उसका चेहरा नीला और विकृत। आइरिस काँप उठी। अब वो डर गई थी, बेतरह डर गई थी। उसे ज़रूर सोचना होगा, पीछे की ओर जाना होगा, याद करना होगा। रोज़मेरी याद करने के लिए ही है। अब कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता।